आप सभी को नमस्ते। क्लास 9th की फिजिक्स में जो चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने शुरू किया था, ये उसका थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन के टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन है। पहला दूसरा आप पढ़ चुके हैं, आज तीसरे की बारी है। यहीं पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। थर्ड लॉ भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड लॉ देखो कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। आपकी आंख के आगे के ही एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। बस आपको आज तक पता नहीं था, अभी तक ये बात नहीं पता थी कि इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। आज से पता हो जाएगी। सबसे पहली शुरुआत अगर हम करें तो कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं, फिर इसको लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई टेबल है, उस पर कोई बॉक्स रखा है। ठीक है, कोई बॉक्स रखा है तो उसका कुछ मास होगा। मान लीजिए कि वो 10 kg का मास है। ठीक है, 10 kg का मास हो सकता है, 10 किलोग्राम का। इस टेबल पर अब आप सोच के देखिए, अगर टेबल पर 10 kg का कोई मास रखा है तो क्या होता है, वो टेबल पर मास से एक फोर्स लगेगा। आप अगर हाथ पे रख के देखिए इसी 10 kg को, तो आपको एक भार महसूस होगा, एक वेट महसूस होगा। ठीक है, उसी वेट के कारण ये जो फोर्स है, एक फोर्स यहाँ लगेगा नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में। इस मास के कारण टेबल पर एक फोर्स यूँ लगेगा। ठीक है, होता क्या है, अब अगर टेबल पर फोर्स लग रहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इस टेबल को फाड़ के ये 10 kg का मास नीचे गिर जाए? ऐसा तो नहीं होता। अगर आपका टेबल मजबूत हो तो 10 kg का मास अगर आप रखें या 20 kg का कोई भी मास रखें, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपने टेबल पर कोई बॉक्स रखा और वो उस टेबल को फाड़ के नीचे गिर गया। ऐसा तो नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि अगर टेबल की उतनी क्षमता है, टेबल अगर उतना मास सहन कर सकता है, तो वो भी एक अपोजिट फोर्स लगाता है। ठीक है, जितना आप, जैसे 10 kg का मास है तो इस पर जो है 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, कैसे वो भी हम बताएंगे। 100 न्यूटन लग रहा है या एक फोर्स लग रहा है। आप इतना मान लीजिए कि एक फोर्स, ये मास जो 10 kg का टेबल पे रखा है वो टेबल पे लगा रहा है, उतना ही सेम मास, सेम फोर्स टेबल भी मास पर लगा रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल रहे हैं, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही टेबल लगा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास रखा रहेगा। अगर टेबल ना लगा सके तो ये मास जो है या 10 kg का बॉक्स जो है वो उस टेबल को फाड़ के नीचे गिर जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, जो हमने यहाँ बात लिखी 100 न्यूटन वाली, तो आप समझें कि हमने F इज इक्वल टू ma अभी पिछले लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर में भी देखा था। न्यूटन सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला आया था, F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है? 10 kg। ठीक है भैया, 10 kg है। एक्सेलरेशन इस पर कितना लग रहा है? क्या कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। यहां पर लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप कहें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन लगाती है उसको हम कहते हैं स्मॉल g। ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है 10। चूंकि एक्सेलरेशन है तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम यहां रख देते हैं। तो ये क्या हो गया? 10 × 10 100 हो गया। और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यही 100 न्यूटन जब टेबल भी लगा पाता है, अगर उसके पास क्षमता है, तो ये मास नीचे नहीं गिरता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये बताने का मकसद ये था कि आप देखें, एक शुरुआती जो काम हुआ, एक जो एक्शन हुआ, वो मास के द्वारा था कि मास जब रखा गया टेबल पर तो उसने कुछ फोर्स लगाई टेबल पे। अब जब बॉक्स ने टेबल पर फोर्स लगाई,
उतनी ही सेम फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में टेबल ने लगाई। एक्शन का रिएक्शन हुआ। ठीक है, शब्द पे ध्यान दीजिए। मास ने टेबल पर फोर्स लगाई, एक्शन हुआ। टेबल ने भी मास पर फोर्स लगाई, रिएक्शन हुआ। एक्शन रिएक्शन की यहां से बात आती है। यही है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब एक बार आपको लिखवा देते हैं, फिर जो है और एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, लिख लें आप। एक्शन से मतलब यहां पर फोर्स है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई फोर्स लगी, उसके रिएक्शन में कोई फोर्स लगी। ठीक है, और या फिर आप दूसरे शब्दों में इसी चीज को कहें, दूसरी क्या डेफिनेशन हमने लिखी, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट दे अप्लाई फोर्सेस टू ईच अदर दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाती हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अभी अभी हमने देखा कि जब मास टेबल पर रखा गया तो उस मास ने कुछ फोर्स टेबल पर लगाई और टेबल ने भी रिएक्शन के तौर पर उस मास पर कुछ फोर्स लगाई। इसके कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे अगर कभी आपने गन चलाई होगी, जो राइफल होती है, उस राइफल को जब आप चलाएंगे तो आप देखें ऐसे ही एक रफ डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए ये गन है और ये ऐसा कुछ उसका ट्रिगर है, यहाँ पर बुलेट है। ठीक है, तो जब आप फायर करेंगे तो बुलेट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ बुलेट। और आपने एक चीज गौर की होगी कि जब भी आप फायर करते हैं तो गोली तो आगे को जाती है लेकिन झटका हाथ को पीछे की ओर लगता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो फोर्स इधर लगी उसी के रिएक्शन में इधर लगी और गन पीछे आ गई। इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल। ठीक है, इसको आगे भी और डिटेल में भी पढ़ाया जा सकता है। रिकॉइल ऑफ गन या गन का पीछे हटना। ठीक है, यही एक्शन रिएक्शन की बात होती है। इस लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए। अब आप इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल मीनिंग भी समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा, केवल थ्योरी से मज़ा नहीं आता। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेंगे। क्या है भाई, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो बताएंगे हम इसकी मैथमेटिकल मीनिंग बता रहे हैं। F12 इसका मतलब क्या होता है, लिख लीजिए आप। फोर्स, इसको क्या पढ़ते हैं, F12। F लिखा, उसके नीचे 1 लिखा, 1 के बगल में 2 लिखा, F12। इसको पढ़ेंगे क्या, फोर्स ऑन 1, कोई एक मास है, मान लीजिए 1 है, कोई भी चीज़ हो सकती है, 1 किसके लिए, मास के लिए, या कोई चार्ज हो सकता है। और एक दूसरा मास है, मास नंबर 2। ए बी से भी आपकी बुक में ए बी से भी है, मास ए, मास बी, मास 1, मास 2, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू
2। इसको क्या पढ़ते हैं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। यानी अगर मान लीजिए ये जो मास है ये इस पर कोई फोर्स लगाता है, ठीक है, ये वाला मास इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि फोर्स 1 पर लग रही है, किसके कारण? तो दूसरे के कारण। इसी चीज को हमने लिखा फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, दूसरे के कारण पहले पर जो फोर्स लगी। ठीक, बात समझ में आई? इसी का ठीक उल्टा भी तो हो सकता है कि मास 1 जो है वो 2 पर फोर्स लगावे, और फोर्स लगे किस पर? 2 पर। लगा कौन रहा है? 1, ठीक है ना। उसको क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे फोर्स F21, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी जो फोर्स 2 पर लग रही है 1 के कारण। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, तो अब आप न्यूटन्स थर्ड लॉ की मैथमेटिकल मीनिंग समझिए। हमने अभी क्या बताया कि अगर किसी मास पर या किसी दो बॉडी पर, अलग अलग दो बॉडीज पर, जब एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाती है तो दूसरी भी पहले पर बराबर फोर्स लगाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? F12 इज इक्वल टू F21, यानी जो फोर्स 1 पर लग रहा है 2 के कारण, वही फोर्स लग रहा है 2 पर 1 के कारण, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां निगेटिव साइन आ जाता है। ये निगेटिव साइन यही दर्शाता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अभी अभी हमने देखा कि मास नीचे की ओर टेबल पर फोर्स लगा रहा था, जबकि टेबल मास पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा था। इक्वल मैग्नीट्यूड था, परिमाण सेम था, फोर्स की वैल्यू सेम थी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी। वही चीज यहां है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए ये निगेटिव साइन यहां पर लगा है। ठीक है, आपने भी कभी अगर स्प्रिंग को खींचा होगा, कोई बड़ी स्प्रिंग वगैरह को आप खींचने की कोशिश करिए, तो आपको ये महसूस होता है कि हाँ, स्प्रिंग भी जैसे अगर हम छोड़ दें तो स्प्रिंग खींचेगी, मतलब लगातार स्प्रिंग भी हम पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। चूंकि इक्वल लगा रही है इसलिए वो टिका हुआ है। आप खींचे हुए हैं, स्प्रिंग खींची हुई है। आप जैसे ही छोड़ेंगे या थोड़ा हाथ ढीला करेंगे, खच्चे से स्प्रिंग पीछे चली जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब आप समझें कंजर्वेशन क्या है और मोमेंटम क्या है। मोमेंटम आप पहले ही पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू mv हमने बताया था आपको। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है आवेग संरक्षण। ठीक है, तो अब आप देखें कंजर्वेशन या संरक्षण का मतलब क्या है। संरक्षण से मतलब ये है कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, जितनी हमारे पास शुरुआत में थी उतनी ही अंत में है। इसको आप कुछ इस तरह से समझें, अगर आपकी जेब में फुटकर के तौर पर, यानी कुछ कुछ सिक्कों में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, इस तरह से 10 रुपए आपकी एक जेब में है, मान लीजिए बाईं तरफ की जेब में है। ठीक है, आपने 4 रुपए निकाले और 4 रुपए निकाल के दाईं जेब में रख लिए। अब आपकी बाईं जेब में 6 रुपए हैं और दाईं जेब में 4 रुपए हैं। ठीक, 10 रुपए हैं, पहले 10 रुपए थे सिर्फ बाईं जेब में थे, अब 10 रुपए हैं दोनों जेब मिलाकर, लेकिन कहीं पैसा वेस्ट तो नहीं हुआ, थोड़ा एक जेब में थोड़ा एक जेब में बट गया। लेकिन अगर आप बात करें अपनी खुद की बात करें तो आपके पास 10 रुपए थे और 10 रुपए हैं, चाहे वो एक ही जेब में एक साथ हों या अलग अलग जेब में बट करके हों। तो आप इसको इस तरह समझें, किसी भी सिस्टम के लिए आप अगर खुद को एक सिस्टम माने तो उस सिस्टम के लिए मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। मास का सिस्टम होता है, 1 2 3 n मास के सिस्टम, बहुत ज़्यादा 10 100 कुछ भी हो सकता है, इसलिए n बोल दिया जाता है कि n मास के सिस्टम भी हैं अगर, तो भी उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हम याद कर लें कि मोमेंटम क्या है, तो वो है P इज इक्वल टू mv। ठीक है,
P इज इक्वल टू mv हमें पता है। अब मोमेंटम की बात देखो आती कैसे है, ध्यान से समझना। आपके पास मान लीजिए कोई मास m1 है और कोई दूसरा मास m2 है, ठीक है। m1 की कोई एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, चलो कहते हैं u1 है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी u से, चूंकि 1 नंबर का मास है तो u1 वेलोसिटी दे दी, ठीक। भाई m2 की भी कोई वेलोसिटी है, उसको हमने नाम दे दिया u2, इनिशियल वेलोसिटीज है, ठीक है। एक चीज और बताई कि u1 जो है वो u2 से बड़ा है, ठीक। अब होगा क्या, चूंकि u1 जो है वो u2 से बड़ा है, तो एक टाइम आएगा, चूंकि एक सीधी लाइन में ये दोनों चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो m1 जाके m2 से टकरा जाएगा। जब इन दोनों की टक्कर होगी तो टक्कर के ये बाद, टक्कर को कहेंगे हम कोलिजन, हिंदी में कहते हैं संघट्ट, ठीक है। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन यानी टक्कर से पहले की सारी कहानियां हैं। मेन फोकस हमारा यहाँ टक्कर पे है। इस जगह पे मान लीजिए टक्कर हो जाती है, m1 और m2 टक्कर हो गई, टक्कर में t टाइम लगा, ठीक। बहुत छोटा टाइम, बस टकराए और फिर अलग हो गए। अलग हुए जब, तो ये मास m1 आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन हम केवल आपको मास के लिए बता रहे हैं, ठीक। m1 m2, अब इनकी कुछ ना कुछ अभी भी वेलोसिटी होंगी, हो सकता है 0 हो सकता है कुछ वैल्यू हो, लेकिन एक वेलोसिटी तो कही जाएगी ना। 0 मीटर पर सेकंड भी एक वेलोसिटी है, वो रेस्ट में है, ठीक। अब m2, अब चूंकि ये फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, कोलिजन हो चुका है, आफ्टर कोलिजन की यहाँ बात हो रही है, तो हम नाम दे देते हैं इसको फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी नाम दिया है तो v से डिनोट कर लेते हैं, v1 और v2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी हमें लगता है। अब आप समझें, जगह की थोड़ी सी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं। देखें, हाँ देखें यहाँ क्या होगा, ये जो टक्कर यहाँ पर हुई है, तो m1 एक फोर्स m2 पर लगाएगा और m2 भी एक फोर्स m1 पर लगाएगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। सबसे पहली चीज़ देखें, f ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, 1 पर लगी है फोर्स, तो m1, a के लिए क्या होगा, a के लिए होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो m1 में, इसमें वेलोसिटी में क्या क्या चेंज आया, पहले u1 थी, अब v1 हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। v1 माइनस u1, टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, यहाँ जो टक्कर में लगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ f ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, m2, a के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, m2 की पहले वेलोसिटी थी u2, फिर हो गई v2, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी v2 माइनस u2 अपॉन t, ठीक है। अब आप देखें कि हम अभी अभी हमने देखा न्यूटन्स थर्ड लॉ से, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। क्या करें अब, कर देते हैं भैया, m1 v1 माइनस u1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस u2, टी तो कट गए, ठीक है, ये t
और ये t इक्वेट किया, कट गए। यहाँ बचा m1 इंटू v1 माइनस u1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 इंटू v2 माइनस u2। अब इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ कैलकुलेट वगैरह करना होगा। ऊपर लिख लिया जाए, m1 है v1 से u1 और माइनस m2 v2 माइनस u2। ठीक है, देख लीजिए भाई क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m2 u2। अब आप देखें कंजर्वेशन का हमने आपको मतलब क्या बताया था, जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहे, यानी पहले का और बाद का बराबर रहे। पहले हमारे संग क्या स्थिति थी, m1 और m2 मास थे, u1 वेलोसिटी थी और इसकी u2 वेलोसिटी थी। मतलब अगर इनिशियल मोमेंटम की हम बात करें तो वो था m1 इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि हमने बताया था सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2, यही था ना। बाद की स्थिति क्या हुई, ये था इनिशियल। फाइनल की स्थिति क्या थी, m1 m2 तो मास थे, वो नहीं बदले, वेलोसिटीज बदल गई, v1 और v2 हो गई। तब मोमेंटम क्या बना, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अगर हम दिखा दें कि m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर है, तो हम इस बात पे आ जाएंगे कि हाँ मोमेंटम कंजर्व है, बदला नहीं है, संरक्षित है। हमको इसी रिजल्ट पे पहुंचना है ना कि मोमेंटम जो है वो किसी सिस्टम का कंजर्व रहता है। तो अब हम देखें तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने लिखा है, अगर हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो इस निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे। कैसे पहुंच सकते हैं, इस m1 u1 को उधर ढका दीजिए तो क्या हो जाएगा, इस तरफ लिख रहे हैं m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो वहाँ पहले से है। इस m2 v2 को इधर ले आइए, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 यानी इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये है फाइनल मोमेंटम। दोनों बराबर हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं कि भैया मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। ठीक है, हो गई बात पक्की। आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा, उसके कुछ आपको एग्जाम्पल बताए कि एवरी एक्शन एज ए इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फोर्स की बात हो रही है, एक्शन रिएक्शन से यहाँ मतलब यही है। ठीक है ना, F12 इज निगेटिव ऑफ F21। इसी से सोचिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन की भी बात की। मोमेंटम क्या है आप पहले ही पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन की बात आज आप समझ गए। कंजर्वेशन क्या होता है, इस चीज़ को जरूर दिमाग में रखिए कि नष्ट नहीं हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है, बंट जा रहा है लेकिन वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सिक्के के माध्यम से हमने आपको वो बताया, इसको याद भी रखिएगा। अगर ये आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको प्रूफ करना है पूरा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। F12 इज निगेटिव ऑफ F21 आराम से कर लेंगे, उसमें कोई घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, अब अगला लेक्चर जो आएगा इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग वहाँ पर कर लेंगे, तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे हमें उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी समस्या है तो बुक पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।